हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने ऑलरेडी सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, सो व्हाट इज माइनर एंड कोफैक्टर? ये जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एक डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, जस्ट सी इट। ओके, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट टफ वन। पहले 2x2 मैट्रिक्स से आते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट से। सो सपोज हमारा डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट है। तो माइनर एंड कोफैक्टर्स, ये हमको पता करना है, व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज कोफैक्टर। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि माइनर और कोफैक्टर जो होता है वो हर एक पोजीशन के लिए आता है। यानी कि अब जैसे 2x2 डिटरमिनेंट है, तो इसमें कौन कौन पोजीशन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसके लिए एक माइनर होगा, 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 यानी कि 4 माइनर होंगे 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में। इसी तरह हर एक पोजीशन के लिए कोफैक्टर भी होगा, है ना। तो 4 कोफैक्टर होंगे और 4 माइनर होंगे। तो अब आपको ऑलरेडी याद होगा नोटेशन, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट रो के लिए हम लोग नोटेशन यूज़ करते थे A11, A12, A21, A22। ये सारे जो हैं ये नोटेशन हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते थे, ठीक है। इसका मतलब है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना। तो अब पहले आते हैं माइनर। माइनर कैसे पता करेंगे? तो पहले माइनर का नोटेशन हम लोग लिखते हैं, क्योंकि माइनर हर एक पोजीशन के लिए। तो माइनर के लिए हम लोग नोटेशन क्या यूज़ कर रहे हैं? MIJ। इस इन जनरल इसका कोई एलिमेंट कैसा दिखता था? AIJ, है ना, यानी ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है। तो MIJ यानी कि ith रो और jth कॉलम का ये माइनर है ना। तो फर्स्ट पोजीशन है M11 के लिए एक माइनर होगा, है ना, M11। तो M11 आपका कहाँ है? M11 ये है ना, M11 ये है इसके लिए, यानी A11 का ये माइनर है M11। तो कैसे पता करेंगे? तो जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसको आप हटा दीजिए, क्या बचा? A22, यानी कि इसका जो माइनर है वो M11 का वैल्यू कितना होगा? A22, है ना। और भी देख लीजिए आप, इजी है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पता कर रहे हैं माइनर A12 का, है ना, A12 का माइनर पता कर रहे हैं। तो A12 का अगर माइनर पता करेंगे तो उसका नोटेशन क्या होगा? M12। सो M12 का माइनर, यानी इस पोजीशन का माइनर पता कर रहे हैं, है ना। तो इस पोजीशन का अगर माइनर आपको पता करना है तो इस रो और इस कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, ये रो और ये कॉलम आपका हट जाएगा। तो क्या बचा? A21, यानी कि M12 का माइनर क्या है? A21, ठीक है। इसी तरह आप अब नेक्स्ट आपका जो पोजीशन है उसका आप माइनर पता कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पोजीशन आपका है, नेक्स्ट पोजीशन है A21 का। सो यानी कि हमको माइनर जो पता करना है वो किसका पता करना है? M21 का वैल्यू, है ना। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर है। सो M21 का वैल्यू अगर आपको पता करना है, इसका मतलब आपको सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या बचेगा? A12, यानी कि M21 का माइनर क्या होगा? A12, है ना। और लास्ट बचा M22। सो M22 का माइनर अगर आपको पता करना है तो मेरे ख्याल से अब आप इजीली बता सकते हैं इसका माइनर क्या होगा। इसका जो माइनर होगा वो उसके लिए हमको जो सेकंड रो सेकंड कॉलम है उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा? 11। तो M22 का वैल्यू क्या होगा? A11। सो आपके 4 माइनर पता हो गए, ठीक है। सो मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है, आप 2x2 में इसको ईजिली याद रख सकते हैं। देखिए A11 का माइनर A22, A12 का माइनर A21, M21 का माइनर M21 का वैल्यू A12 एंड M22 का वैल्यू A11। मेरे ख्याल से 2x2 में आपको बहुत अधिक कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है।
माइनर पता जब हमको 3x3 का करना होगा तब हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन अधिक करना होगा। तो मेरे ख्याल से 2x2 मैट्रिक्स में सॉरी डिटर्मिनेंट में माइनर क्या होगा ये आप इजीली पता कर सकते हैं, है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसमें माइनर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, है ना। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 दिस इज योर 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। इसमें भी माइनर हर एक पोजीशन का होगा तो कितने माइनर होंगे, टोटल पोजीशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो देयर विल बी 9 माइनर्स, है ना। सो 9 माइनर्स होंगे तो हर एक पोजीशन के लिए माइनर होगा। तो M11 पहले आते हैं। अब M11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया तो क्या बचा, ये बचा ना, तो इसका डिटर्मिनेंट ही माइनर होगा। सो इट्स माइन M11 का वैल्यू कितना होगा A22 A23 A32 A33। इट्स सिंपल। M11 का वैल्यू इतना होगा, है ना। M12 का वैल्यू, सो M12 का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करना होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करना होगा। सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट हो गया तो क्या बचा A21 A23 A31 A33। इसका डिटर्मिनेंट A21 A23 A31 A33, और आप ऑलरेडी जानते हैं हाउ टू फाइंड आउट दिस 2x2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। सिंपल है। इसी तरह इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना टफ काम नहीं है ना। इसी तरह M13 भी आप पता कर सकते हैं, है ना। हर एक पोजीशन के लिए आप माइनर पता कर सकते हैं, है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। M13 भी देख लीजिए। M13 अगर आपको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड रो एंड थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। तो जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट आप निकालिए उसी ऑर्डर में। M13 तो क्या बचा ये, तो इसका डिटरमिनेंट तो क्या हो जाएगा A21 A22 A31 A32। now you can find its value, so that will be the minor for first row and third column. So I hope you can easily calculate what minor for each and every position. Still we left with total 6 because total 9 minors are there na, because 9 positions are there in determinant. Okay, so बाकी 6 आप easily calculate कर सकते हैं। माइनर में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं कोफैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट कम टू कोफैक्टर। व्हाट इज कोफैक्टर। सो अगर आप माइनर कैलकुलेट करना जानते हैं तो कोफैक्टर बहुत टफ नहीं है, ठीक है। इट इज इजी। सो जस्ट सी व्हाट इज कोफैक्टर। लाइक माइनर, कोफैक्टर भी हर एक पोजीशन का होता है ना। सो 9 पोजीशन 2x2 डिटरमिनेंट में 4 पोजीशंस हैं तो 4 कोफैक्टर्स होंगे। 3x3 डिटरमिनेंट में 9 पोजीशंस हैं तो 9 कोफैक्टर्स होंगे, है ना। सो कोफैक्टर्स जो है वो माइनर से बहुत क्लोजली रिलेटेड है विथ लिटिल बिट डिफरेंस। और डिफरेंस किसका आता है, साइन का, है ना। प्लस माइनस का डिफरेंस आता है। वो प्लस माइनस हम डिटरमाइन करेंगे कि कैसे प्लस होगा और कैसे माइनस होगा। तो पहले फॉर्मूला पे आते हैं। तो कोफैक्टर जो आपके बुक में नोटेशन है वो है AIJ, है ना। इन NCERT बुक AIJ इज डिनोटेड एज ए कोफैक्टर, बट ये कोई फिक्स नोटेशन नहीं है। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है और बट वो मेंशन कर देगा कि ये नोटेशन किसके लिए है। CIJ भी किसी बुक में लिखा रहता है ना। तो कोफैक्टर का नोटेशन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट अगर कहीं भी लिखा हुआ तो पहले मेंशन कर देगा कि ये नोटेशन कोफैक्टर का है या माइनर का है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व। तो 2x2 से स्टार्ट करते हैं। A11 A12 A21 A22, ठीक है। सो इसका हमको कोफैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि जो कोफैक्टर का पहला वैल्यू होगा A11 होगा,
है ना। तो A11 क्या होगा, तो A11 जो है वो क्या होगा वो पहले देख लीजिए, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला यहाँ मेंशन करना भूल गया, AIJ का वैल्यू क्या होगा, -1 to the power I plus j into MIJ। सो नाउ यू कैन सी दैट को फैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना पड़ेगा, उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना पड़ रहा है, -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, इससे आपको बस मल्टीप्लाई करना है। तो अब I प्लस जे यानी कि जिस रो और जिस कॉलम में उसको ऐड कर देना है ना, और वो -1 का पावर हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 1 + 1 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो 1 + 2 हो जाएगा। तो यानी कि दो ही तरह के नंबर आएंगे, ऑड और इवन। तो -1 रेज टू द पावर ऑड नेगेटिव हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सो A11 इसका वैल्यू क्या होगा, मैं आपको पहले कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। -1 रेज टू द पावर 1 + 1 M11, है ना। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो -1 रेज टू द पावर 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो यानी कि इस केस में A11 जो होगा वो M11 के बराबर होगा। और M11 आपको मैंने बताया था 2×2 में 1 का को माइनर क्या होगा, A22, यानी कि M11 का वैल्यू है A22, वही आपका को फैक्टर का भी वैल्यू हो जाएगा, है ना। A12, अभी A12 का वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 2, है ना, M12। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर है, तो -1 रेज टू द पावर ऑड नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कि इस केस में जो माइनर का नेगेटिव साइन जो है वो आपका को फैक्टर के बराबर होगा। तो A12 का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ M12। और M12 हमने ऑलरेडी निकाला था, 12 का M12 का वैल्यू क्या होगा, A21। तो ये हो जाएगा -A21। तो A12 का वैल्यू क्या हो गया, -A21, है ना। और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दो और बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब A21, तो A21 का ये फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 1 M21। अब अगेन ये ऑड है एक्सपोनेंट, तो नेगेटिव साइन M21 का वैल्यू कितना होगा, A12, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था 2×2 डिटरमिनेंट में। इसी तरह A22 कितना हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 2 एंड M22। अब ये तो इवन एक्सपोनेंट है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। और M22 का वैल्यू कितना था, A11। सो इस केस में यानी कि जहाँ पे एक्सपोनेंट इवन है वहाँ पे माइनर और को फैक्टर सेम होगा, और जहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है वहाँ पे माइनस का नेगेटिव साइन जो होगा वो को फैक्टर के बराबर होगा, है ना। तो अब आप देखिए इसको आप इजीली ध्यान रख सकते हैं, कैसे, आप सिर्फ पोजीशन को ध्यान रखिए। देखिए पहला पॉजिटिव आएगा तो दूसरा ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, है ना, और फिर पॉजिटिव आएगा। ये आप ध्यान रख लीजिए इसको, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो इस केस में माइनर और को फैक्टर सेम होगा इसका। इस पोजीशन का माइनर जो होगा वो उसका नेगेटिव साइन ही को फैक्टर के बराबर होगा। इस केस में भी माइनर का नेगेटिव साइन को फैक्टर के बराबर होगा, और इस केस में माइनर और को फैक्टर बराबर होगा, है ना। इसी तरह यू कैन कंटिन्यू इन 3×3 डिटरमिनेंट ऑल्सो। 3×3 डिटरमिनेंट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3×3। सो एक एग्जांपल लेते हैं 3×3। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। इसका हमको माइनर को फैक्टर पता करना है। तो को फैक्टर हर एक पोजीशन का होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए पहले ही, ठीक है। A11 है, कैलकुलेशन हमको ना करना पड़े, A11 है तो 1 + 1 2 आएगा ना, तो यानी इसका साइन पॉजिटिव होगा, यानी इसमें माइनर और को फैक्टर बराबर होगा। इसका साइन क्या होगा, -1 2, ऑड आ रहा है ना, तो माइनस साइन होगा 1 3, प्लस साइन होगा इसमें, यानी कि जहाँ नेगेटिव आ रहा है को फैक्टर जो होगा माइनर का नेगेटिव होगा, जहाँ प्लस आ रहा है को फैक्टर और माइनर बराबर होगा।
क्यों प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए पहले मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं प्लस माइनस लिखूंगा, अदरवाइज यू मे कंफ्यूज। ओके ओके, चलिए A11, तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा, -1 + 1 M11। अब यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और M11 हम कैसे कैलकुलेट करते थे आपको याद होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते थे, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33। सो आप इस केस में देख सकते हैं माइनर और कोफैक्टर बराबर है। और क्यों बराबर है, अब आप यही चीज़ मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता रहा था, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, A12 कितने के बराबर होगा, -1 + 2 M12। अब यहाँ पे ऑड हो गया एक्सपोनेंट तो ये नेगेटिव होगा, और M12 का वैल्यू क्या होगा, सो M12 का वैल्यू अगर हमको पता करना है तो इसके लिए हम किसको हटाएंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट है ना। सो -1 माइनस हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट होगा A21, M12 का वैल्यू है ये, A21, A23, A31, A33। तो यू कैन इजली सी दैट जो इस केस में माइनर जो है उसका नेगेटिव जो है कोफैक्टर के बराबर है। तो कहाँ पे नेगेटिव के बराबर होगा, कहाँ पे पॉजिटिव के बराबर होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आप सिर्फ माइनर पता कर लीजिए, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब आप देखिए यही साइन मैं आपको बता रहा था, इसका साइन पॉजिटिव होगा, इसका साइन नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, समझ में आ रहा है। जहाँ भी सम जो है वो इवन है वहाँ पॉजिटिव साइन होगा, जहाँ जो सम है वो ऑड है वहाँ नेगेटिव साइन होगा। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अब आप रिकॉल कीजिए कि ये हमने एक जगह डिस्कस किया था एक्सपेंशन में, और मैंने बोला था कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों इसका साइन पॉजिटिव है और क्यों इसका साइन नेगेटिव है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्यों पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव है ना। सो अब आप यानी कि यहाँ पे जो माइनर और कोफैक्टर बराबर होगा, इस पोजीशन का माइनर का नेगेटिव कोफैक्टर के बराबर होगा, इस केस में माइनर और कोफैक्टर बराबर होगा। यहाँ पे माइनर जो है उसका नेगेटिव साइन लेंगे तब कोफैक्टर के बराबर होगा। यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर बराबर होगा, यहाँ पे माइनर का नेगेटिव कोफैक्टर के बराबर होगा, यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर बराबर होगा, इस केस में माइनर का नेगेटिव कोफैक्टर के बराबर होगा, और यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको माइनर और कोफैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट नाउ वी विल टेक अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर बुक में भी आपका डिस्कस किया हुआ है, यू कैन गो थ्रू योर बुक ऑल्सो, डेफिनेशन लिखा हुआ है ना। देखिए माइनर कैसे पता करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम इन विच aij लाइज, जिसमें aij है उस रो उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो बचा वही आपका क्या है, माइनर है ना। तो 2x2 और 3x3, 1x1 में माइनर कोफैक्टर नहीं होगा, है ना। 1x1 में माइनर और कोफैक्टर नहीं होगा, क्योंकि आप उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 2x2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो माइनर एंड कोफैक्टर्स, देखिए यहाँ सब कैलकुलेट करके दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया हुआ है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, हर एक एलिमेंट का जो माइनर और कोफैक्टर है वो आपको लिखना है, लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से 2x2 का भी डिस्कस कर लिया, 3x3 का भी डिस्कस कर लिया है, ईजी है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्सपेंशन पे वापस चलते हैं, है ना, एक्सपेंशन पे वापस चलते हैं। एक्सपेंशन अगर आप रिकॉल कीजिए तो एक्सपेंशन में हम लोग एक्चुअली माइनर और कोफैक्टर कोई एक बोल सकते हैं, उसका यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर का,
सो एक एक्सपेंशन पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहले 2x2 का आते हैं, A11 A12 A21 A22, है ना। तो इसका तो डिटरमिनेंट इजी था, इसका डिटरमिनेंट क्या था, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए कैसे ये माइनर और कोफैक्टर का यूज़ कर रहा है। ओके, मैं नीचे फिर से लिख दे रहा हूँ, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, डिटरमिनेंट के लिए हम लोग बोलते थे कि हम पहले लिखेंगे किसके लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसमें आप किसी के लॉन्ग एक्सपैंड कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आएगा एक ही वैल्यू। तो चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग रो 1 के लॉन्ग, तो लिखेंगे एक्सपैंडिंग एलोंग R1, R1 के एलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो R1 के एलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं तो R1 हट जाएगा, यानी इसका एलिमेंट यूज़ होगा। तो अब आप देखिए कि हम अगर लिख रहे हैं पहले A11, तो जो बचेगा उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो A11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, क्या बचेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट, तो A22। अब A22 आप ऑब्जर्व कीजिए, ये आपका क्या है, कोफैक्टर है। A22 जो है वो आपका कोफैक्टर है, यू कैन चेक। 1 पोजीशन का कोफैक्टर और माइनर सेम होता है, तो इस केस में आप इसको बोल सकते हैं माइनर भी है और कोफैक्टर भी है, यानी कि जिसके लोग एक्सपैंड कर रहे हैं हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हमें R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, है ना, तो R1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो R1 का एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, R1 का एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट हमने किसका यूज़ किया, A11। पहला एलिमेंट जो हमने यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, A11। अब किसका यूज़ करेंगे, R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करने पे A12 का, तो A12। अब A12 का यूज़ किया तो इसको डिलीट करेंगे, जो बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बचा, A21। तो A21 अब ऑब्जर्व कीजिए कि A21 आपका क्या है, माइनर, A12 का माइनर क्या है, A21। लेकिन अब आप फॉर्मूले में देखिए यहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है यानी कि नेगेटिव साइन इसके साथ अटैच है ना, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, A11 इंटू प्लस A22 प्लस A12 into minus A21. Now you can see that all these are what, ये सारे आपके कोफैक्टर हैं, यानी A11 into कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस A12 into कोफैक्टर ऑफ 21, हम लिख सकते हैं, सॉरी कोफैक्टर ऑफ A12, है ना, मैंने यहाँ गलत लिख दिया। ये जो कोफैक्टर है किसका, किस पोजीशन का है, ये कोफैक्टर जो है आपका 1-2 पोजीशन का है, तो A11 का वैल्यू आता है A22 और A12 का वैल्यू आता है माइनस A21, है ना। सो हम बोल सकते हैं ना कि जिस रो जिस कॉलम के भी लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, ये फॉर्मूला बन गया, उस रो के एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। अगर कोई कंफ्यूजन है डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, ओके, डोंट कीप इट, ओके। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। चलिए हम 3x3 डिटरमिनेंट भी देख लेते हैं एक बार, सो दैट इट विल बी टोटली अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ अस, ओके। ओके, 3x3, तो मैंने आपको क्या बोला, जिसके लॉन्ग आप एक्सपैंड कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट पता हो जाएगा। Just check it for 3x3 whether it is true or not. A11, A12, A13, A3, A2, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके ओके। अगर मान लीजिए हमको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंडिंग अलोंग, आप किसी के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, डजेंट मैटर। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। तो मान लीजिए हम R2 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, सो लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R2, एक्सपैंडिंग अलोंग R2। अब आप
हम अभी फॉर्मूला जो एक्सपोनेंट से को फैक्टर से बना है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे उसका, हम लोगों ने फर्स्ट क्या पढ़ा था, सबका साइन याद कर लिया था। इस पोजीशन का साइन पॉजिटिव है, इस पोजीशन का साइन क्या है, इस पोजीशन का साइन पॉजिटिव है, इस पोजीशन का साइन जो है वो एक्सपैंडिंग अलोंग R2 है ना। तो इस पोजीशन का साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R2 कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, A21, अब A21 था तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते थे, जो बचता था उसका डिटर्मिनेंट। तो A21 क्या बचा, A12, A13, A32, A33, और साइन देखते थे ना कि इसका साइन क्या है। A21 का साइन नेगेटिव है तो इसके आगे क्या लग गया, नेगेटिव है ना। फिर हम R2 के लॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो R2 के एलिमेंट का ही यूज़ कर रहे हैं। तो R2 के लॉन्ग एक्सपैंड करने पे R2 के एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा यूज़ होगा, A22। तो A22, अब इसके साथ साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखते थे और इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दिया, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट। तो A11, A13, A31, A33, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट किसका यूज़ करेंगे, 823 का। तो इसके साइन क्या है, नेगेटिव, तो -823, और इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर दिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट A11, A12, A31, A32, है ना। सो यही आपका डिटर्मिनेंट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब आप पहले कंपेयर कीजिए कि कैसे माइनर या कोफैक्टर से रिलेटेड है। अगर माइनर के टर्म में लिखेंगे इसको तो हम कैसे लिखेंगे, -A21 इंटू, देखिए उसी पोजीशन का ये माइनर है, A21 का ये माइनर है, माइनर भी ऐसे ही पता करते हैं। तो हम M11 -A21 इंटू M11 लिख सकते हैं, सॉरी A21 नॉट M11, है ना, A21 लिख सकते हैं। फिर प्लस A22 का ये माइनर है, आप चेक कर लीजिए। तो हम A22 इंटू M22 लिख सकते हैं, प्लस माइनस A23 इंटू, ये देखिए उसका माइनर है, तो M23 लिख सकते हैं। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट का हो गया। अगर को फैक्टर के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब आप चेक कर लीजिए। M21 के साथ नेगेटिव साइन, तो ये A21 हो जाएगा ना। तो A21 इंटू माइनस ऑफ M21 प्लस A22, यहाँ तो प्लस ही होगा, M22 प्लस A23 इंटू माइनस ऑफ M23। अब आप चेक कर लीजिए ये सारे क्या हैं आपके कोफैक्टर। सो A22 इंटू A21 है, सॉरी ये यहाँ पे A21 है, यहाँ A22 गलत से लिखा हुआ है, ठीक है। A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23। सो हम लोगों ने यही डिस्कस किया था ना डिटर्मिनेंट। अब आपको पता चल रहा है क्यों प्लस और माइनस आया है ना। और डिटर्मिनेंट को हम माइनर के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोफैक्टर के भी टर्म में लिख सकते हैं। अगर माइनर के टर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन प्लस साइन जैसे हम देते हैं वैसे देना पड़ेगा, और अगर कोफैक्टर के टर्म में लिखेंगे तो सबके साथ प्लस रहेगा, क्योंकि माइनर तो कोफैक्टर ऑलरेडी माइनस को लाता है। देखिए क्योंकि A21 जो है माइनस M21 होगा तो माइनस साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। एक बार फिर से आप देखिएगा, अगर कोई डाउट होगा यू डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, ठीक है। अब आप देखिए कि यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट, यानी कि डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, और किसके लॉन्ग एक्सपैंड करना है, सेकेंड रो के लॉन्ग, यानी इसके लॉन्ग एक्सपैंड करना है, इसके लॉन्ग एक्सपैंड करना है ना। तो क्या होगा, सेकेंड रो में पोजीशन क्या क्या आता है, A21, A22, A23। सो A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ
A22 प्लस A23 इंटू को फैक्टर ऑफ, यही होगा ना फॉर्मूला। अब A21 का वैल्यू निकाल सकते हैं, A22 का वैल्यू निकाल सकते हैं, A23 का वैल्यू निकाल सकते हैं। A21, अब A21 2 + 1 नेगेटिव है तो यानी कि -M21 लिख सकते हैं। इसके में प्लस ही साइन होगा तो A22 इंटू M22 को फैक्टर माइनर बराबर होगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा A23 इंटू M23। मैंने दोनों के टर्म में आपको लिख के दिखा दिया है ना। अब M221 का वैल्यू पता करना है तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम आप हटा दीजिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट यानी कि 2 - 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3823 प्लस माइनर ऐसे ही निकलता है ना क्योंकि माइनस साइन तो होता नहीं है माइनर के साथ, प्लस A22 क्या आ गया 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, सो डिटर्मिनेंट किसका होगा 0 है ना, तो 0 हो गया। सो माइनर अब निकालना है तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा 5813, फिर -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ है ना। सो ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा तो 5 3 1 2 है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो मेरे ख्याल से इजी है। 4 नंबर भी बिल्कुल वैसा ही है ना। 4 नंबर भी वैसा ही है, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम आपको इसको इवैल्यूएट करना है तो मेरे ख्याल से आप पता कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, फिफ्थ नंबर बोल रहा है कि AIJ इज अ को फैक्टर ऑफ स्मॉल AIJ, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर का नोटेशन है ये नाउ। तो ये जो ट्रायंगल नोटेशन है ना ये डिटर्मिनेंट का नोटेशन है, यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा तो इसमें से कौन सा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा तो वही होगा जो अपने पोजीशन के को फैक्टर से मल्टीप्लाई है। तो A11 A31 के को फैक्टर से मल्टीप्लाइड है तो ये जो है को फैक्टर ये कभी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं दे सकता। देखिए A11 अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, A12 21 के को फैक्टर से मल्टीप्लाइड है तो ये भी नहीं हो सकता है। पहला वाला तो ठीक था, दूसरा वाला गलत है। सी नंबर A21 जो है A11 से मल्टीप्लाइड है तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए A11 अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, A21 अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, A31 अपने को फैक्टर से मल्टीप्लाइड है, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू यही देगा है ना। सो डिटर्मिनेंट निकालने का सबसे इजी तरीका समझने का कि जिस रो या जिस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उस रो के एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, या अगर कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उस कॉलम के एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर डिटर्मिनेंट है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो आप समझिए, ठीक है। ABCDEFGHI है ना, ये जस्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मान लीजिए एक्सपैंड इसको कर रहे हैं हम, एक्सपैंडिंग अलोंग R1 ही कर रहे हैं तो हम डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए A इंटू A11 प्लस B इंटू A12 प्लस C इंटू A13। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इस एलिमेंट को किसी, यानी ये रो है ना, इस रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। अगर हम A को मान लीजिए इसके कोफैक्टर से A21 और B को इसके कोफैक्टर से A22 और C को इसके कोफैक्टर से F है ना, ये F है ना, C इंटू A23 तो क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर आप एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के उसी ऑर्डर में, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी A इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, एक बार फिर से मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है।
अगर आप ए को ऐसे इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई होना चाहिए कोफैक्टर, यानी ए के कोफैक्टर, ए को इसके कोफैक्टर से, बी को इसके कोफैक्टर से और सी के इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ए को अगर आप इसके कोफैक्टर से, बी के इसके कोफैक्टर से और सी के इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट जो वैल्यू आएगा वो 0 नहीं होगा। ये डिटरमिनेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये डिटरमिनेंट नहीं है। डिटरमिनेंट का डेफिनेशन क्या था, जिस रो या जिस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं उसी पोजीशन के एलिमेंट को उसी पोजीशन के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तब आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आप किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बट ऑर्डर शुड बी सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। और मैंने बोला ना, ए को इसके कोफैक्टर से, बी को ई के कोफैक्टर से और सी को एफ के कोफैक्टर से, या फिर ए को जी के कोफैक्टर से, बी को एच के कोफैक्टर से और सी को आई के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम है। लेकिन अगर ए को आप मान लीजिए, ए को आप अगर एच के कोफैक्टर से, ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बी को एच के जी के कोफैक्टर से और सी को सी आई के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया ना, अब ऑर्डर चेंज हो गया, तो इस केस में 0 नहीं आएगा आंसर। कब 0 आएगा वो आप ध्यान रखें, ठीक है। इसी तरह आप कॉलम में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा, ये चीज़ है ना, ये आपका होमवर्क रहा एक तरह से, है ना। यू ट्राई एंड सी वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है। इसी तरह आप कॉलम में भी है, मान लीजिए इस कॉलम के एलिमेंट को आप किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट कॉलम को आप थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0, ठीक है। सो आप अब चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे जो हमने ये 5th नंबर है, इसमें कौन सा वैल्यू 0 होगा। अब आप MCQ छोड़ दीजिए, ठीक है। 5th नंबर में मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कौन सा वैल्यू 0 होगा। ये तो डिटरमिनेंट होगा, ये तो श्योर होगा, यानी किसका वैल्यू 0 आ भी सकता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इसमें से कौन सा वैल्यू 0 होगा A B C में। तो A11 है, ये देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। A12 A32 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे रो के कोफैक्टर से, ऑर्डर भी वही है। A13 A33 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, नो नीड टू कैलकुलेट। इसका वैल्यू क्या 0 होगा, A11 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर A12 A21 से मल्टीप्लाई हो गया, ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, तो इसका वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, बट इसकी गारंटी हम ले सकते हैं इसका वैल्यू 0 होगा। अब ये देख लीजिए A21 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A21 जो है A11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे रो के कोफैक्टर से। A22 जो है A12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A23 A13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑर्डर मेंटेन था, तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, 0 होगा, ठीक है। सो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई डाउट है